रियाज होते रहते हैं, जीप से कहीं बंदूक से। मैं बहुत डरता हूँ। जानते हो किससे? गोली से। रात में बच गया। तुमने कहा इस ओर रहेंगे, खतरा कम है। वहां तो चारों ओर ऐसे ही लोग बाग हैं। अच्छा चल, अब बाजी चल। ये यहाँ तक चाल देख, बूटियां एक दूसरे को ही खा लेती हैं। और ये कि यहाँ क्यों आए? शहर में रह नहीं सकते। पकड़े जाने पर पिटाई और सवाल जवाब अलग से। उस तरफ भी लौटने की कोशिश बेकार साबित हुई। ये इतनी रात के क्या ठक ठक कर रही है? बोलते बंद करेगी ये खट खट। मैं मुंह नहीं लगाता इससे। तय था किसी के रहने सहने में कोई दखल नहीं देंगे हम, यहाँ बसने से पहले। और लेकिन इससे होता क्या है? रात हो गई है, बुढ़िया को देखो बजाय सिर कूटने के। क्यों भगत जी आ गए? कुछ मिला? बड़ी मुश्किल से रास्ता मिला। 4-5 घर थे, जुलाहे, चरवाहे, भील, और जो अच्छी बस्ती है वो और भी दूर। मैं घबराया, वजह थी घबराने की, न जान न पहचान, बोली बानी भी अलग थलग। मैंने जी बंद कर ली, हाथ पसार लिए। कोई उपाय नहीं था मेरे लिए, भूख के लिए। बनते हो, फिर क्या बुरा है हमारे साथ चलने में? जैसे आज रात में ही। सोच लो, वक्त रात का ही होता है, गुम होने के लिए और गुम करने के लिए भी। क्यों इससे क्या बुरा है? और इस धनवा झोपड़पट्टी के रहनवारी क्या कहते हैं पता है तुम्हें? चलो गोटिया चलो। हर बात में मुंह फाड़े रहते हो, तुम्हारी आदत। कहते हैं कि मैंने सबको मरवाया है, बेमौत। साला बेमौत। जायज करो तो लोग कहते हैं इसलिए गलत है क्योंकि वो जायज है, और नाजायज करो तो नुकसान ही नुकसान। मेरा मतलब दोनों तरफ का भी हो सकता है। यदि नुकसान करना मकसद हो तो जिसका किया गया उसका होगा, और जिसने किया उसका भी होगा, दोनों का ही होगा। अब ये ना करो जिससे। ये थी यहां और ये थी यहां। मैं बेईमानी में भरोसा नहीं रखता, जैसे कि लोग रखते हैं अमूमन। कमाया 20, बताया आसमान। या वो लोग जो कमाते हैं आसमान और बताते हैं कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं है, यूं ही पेड़ पार से कुछ गिरा गिरा होगा। फिर ये जंगल का इलाका, न जाने कौन सी बस्ती है। दूर दूर तक कंजरों की बस्ती, फिर पटेरों के जंगल, पानी के सोते पेड़, इससे अच्छी थी मौत। और वो नहीं आई। लिखा होता है करम में। अब ये ना पूछो, जब भागम भाग मची थी, चारों ओर से रंगरूटों का धावा, सब जी जान से भाग रहे थे। हम भी तो थे उन्हीं में बचने वालों में से। इस तरह का बचना? ये चेक पोस्ट कहता है हम उस ओर नहीं जा सकते क्योंकि वो मुल्क हमारा नहीं है, और उस और हमें पहचानने वाला कोई नहीं है। क्यों नहीं चलते? क्यों नहीं चलते मेरे साथ रात में? यहां से इस शहर तक जाने वाली सड़क महज 8 मील पर है। मुश्किल नहीं होती मुझे चलने में, लेकिन अकेले में बनता नहीं है कभी कभी।
और मुझसे होता नहीं है। वही जो तू कहता रहता है, मार काट। हालांकि मैंने हत्याएं देखी हैं, खुली आंखें, घसीट मौत, बेजुल्म कत्ल। यार मत दिलाओ, मैंने केकड़े खाए हैं, केकड़े। खुशकिस्मत हो, तालाब में घुसकर पकड़ सकते हो। और वहां क्या कर रहे थे वो लोग? हमसे ऊंचे, कदकाठी में मजबूत, नंगी पीठ, नीचे तहमत बांधे, बोरिया कंधे पर लटकाए, हाथ में टॉर्च संभाले मेढक ढूंढ ढूंढ कर पकड़ रहे थे। खूब बिकते हैं बाजार में। मैंने भी कोशिश की थी, हाथ में टॉर्च रहती तो बात बनती। रात में उछले की बोरियां लगा दो। दूसरे दिन वाला तो दूसरा ही था। लोग सांपों से परेशान, सांपों का खाना मारा जा रहा था। हर तरफ सांप काटे का तहलका। एक को खत्म करने से दूसरा जानते हो दूसरे का क्या होता है? वही जो पहले का इस मामले में हुआ। क्या हुआ? देखा, बुढ़िया करम जली इसी की है, बनती है। ये सुना, कलेजा मुंह को आता है, उल्टियां उल्टियां, कै, दस्त, रक्त, पेचिश, काली खांसी, कुकुर खांसी, नजरा, जुकाम, हरारत, जाने क्या क्या है। बहुत ठंड पड़ रही है, खूब लकड़ियां जलाए तो बात बने, ठंड घटे, गर्मी बढ़े। अरे बेटे, शर्म नहीं आती तुझे? उम्र देखकर शर्म करा कर। और ये क्या घूरता रहता है कमरों में? रामजादे, सुअर के बुढ़े। क्या कर रहे थे तुम? कुछ ख्याल भी है? छोड़ बेड़ी सी की बात। यहां रोज लूट लाया, कूट खाया, और बटमारी में भी क्या मिलता है? वो भी तब जब लोग इस तरफ से निकले, मेरी नजर पड़ी। और उस नजर से भी जरूरी है कि उस वक्त पर वो वहां पर हो। हत्या नहीं, छीना झपटी, डर भय दिखाकर, सो भी आज कुछ नहीं। कोई आया था इस तरफ? रात दिन यहीं बैठे रहते हो ना? कोई आया था? संतरी पकड़ वाला, खूब ऊंची कद है। सुना है दोनों तरफ के संतरी बेरोक आते हैं। तभी मोटी हो रही है, हंसो मत। वो बैच किसका है पता है तुम्हें? बदहवास भागती भीड़ में जब रंगरूट जत्थों में औरतों को पकड़ रहे थे, ये भी पकड़ी गई। वो लंबा छर्रा, दहशत फैलाने वाली उसकी आंखें, उसने आंखों पर दूरबीन लगा रखी थी। वो तख्तों से बनाई गई ऊंची जगह से देख रहा था कि एकाएक भागती भीड़ को रंगरूटों ने चारों ओर से घेर लिया। हम जहां भी जाते रंगरूटों की तनी बंदूकें हमारी ओर गोलियां छोड़ती हुई दिखाई देती। धीरे धीरे रंगरूटों ने अपनी पीठों से गोल घेरा बना लिया। फिर भीड़ से जिस औरत को खींचा गया वो यही थी, वो दूरबीन वाला हाकिम। धीरे धीरे आया, रंगरूटों ने उसे देखकर सलामी भरी। हमारी ओर रंगरूटों की तनी बंदूकें और उसकी ओर पीठों का गोल घेरा। वो दूरबीन वाला हाकिम धीरे से उस घेरे में घुस गया। फिर ये लड़की और वो दूरबीन वाला हाकिम कितनी देर तक उस घेरे में रहे। फिर बारी बारी से कई गोल मटोल थुलथुल हाकिमों ने, फिर सिपाहियों ने। ये बैच इस करम घट्टी की मुट्ठी में उस बेपर्दगी की हालत में फंसा रह गया।
ये इतनी रात का करते क्या है? क्या करती रहती है? मकारे, मकारे, अबे वो बुड्ढे सो गए क्या? मकारे, बिस्से, बिस्से, ये क्या करते रहते हो तुम? और ये सब क्या है? ये पुराने कागजात, घड़ी, सिक्के। जानते हो मैंने तुम्हें कहां देखा था? बंटवारी करने के रास्ते में। कैसे तुम्हें देखते ही पहचान लिया था मैंने। कैसा है तुम्हारा बाप? जिंदा है? नहीं, वे मर गए 10 साल से ऊपर। तुम्हें अपने बाप की अजहर खूनी बदमाशी की खबर है? नहीं। तुम्हें याद नहीं होगा, तुम छोटे थे, पर तुम इस तरह यहां नहीं फंसते तो क्या उससे कम होते? क्या किया था उसने? मेरे बाप का कत्ल। उसने बंदूक से, जमीन का घमंड था उसे। उसकी जमीन से सटा था मेरा खेत, जिसकी मेड़ पर कुछ एक आम के पेड़ लगाए थे मेरे बाप ने, जो पकते तो मीठे होते, लेकिन उनकी जड़ें तुम्हारी जमीन तक फैल गई थी। फिर क्या, तुम्हारे बाप ने अपना जमींदारी दांव लगाया। एक दिन सुबह होगी शायद, और सारे आम के पेड़ काट दिए गए। इस बात की शिकायत मेरे बाप ने तुम्हारे बाप से की। कहा सुनी हुई गाली गलौज, और फिर देखते ही देखते तुम्हारे बाप ने अपने होश को दिए बंदूक उठाए, और फिर जाते हुए छलेदार गोलियां कहां से निकली थी? यहां से। खैर छोड़ो, ये सब पुरानी बातें हैं, मैं भूल चुका था। वो तुम्हें देखते ही सब कुछ उभर आया। इन कागजों में क्या है? मेरी जमीन इस तरफ भी है और उस तरफ भी। यहाँ हुकूमत बदल गई है। मैं अपना सब कुछ खो चुका हूँ। सोचता हूँ उस ओर चल पड़ूं। उस ओर चल पड़ूं। तुम्हें पता भी है दोनों मुल्कों के बीच क्या है? दोनों मुल्कों के बीच है नो मैन्स लैंड। यहां से वहां जाने के लिए कागज, वहां से यहां आने के लिए कागज। है तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत? ठोस तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास है ठोस पुख्ता उपाय जीने के लिए। रोज नोच खसोट बटमारी अकेले में बनता नहीं है। चलेगा मेरे साथ? यहां के ऊपर की पुलिया पार करते ही सदर सड़क, और उसके बाद आखिरी रेलवे स्टेशन। सुनी है तुमने? क्या? संतरियों की नहीं, रेल की सीटी, रेल की। हाँ हाँ हाँ। हम तीनों चलेंगे। मैं तुम कुछ करना क्यों नहीं चाहते हो? और जबकि तुम यहां रह रहे हो, और उसके बदले तुम्हें छोड़ भी तो रहा हूं। हत्या तुम्हारी आसानी से की जा सकती है। कातिल बाप के बेटे तुम मेरे लिए और क्या हो सकते हो? सोचता हूँ, सोचकर। समय नहीं है, तैयार मिलोगे। अब ये रोने धोने से क्या होगा? एक बार जो होना था सो हुआ। अब ये रोने धोने से संतरी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे क्या? एक साथ रहने का फल है। बुढ़िया भी रह रही है, जवान भी रह रही है, और तू दिन भर सबके हिसाब किताब समझाने पर तुला रहता है। भाई वाह, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं कफन चोर। इस पर कीचड़ मत उछाल। अबे कीड़े मकोड़े तो जीते ही हैं, जैसे कि तू। यहां आने से पहले याद कर, यहां आने से पहले कहा था कुछ आया इसमें? वो बड़ी बात हो गई, तूने जमीन लूट ली, झोपड़ियां बना डाली। उस जहालत से हम सबको उबारा, लेकिन यही तो काफी नहीं है। एहसान,
एहसान लोग तुरंत बोलते हैं और तू मैं बोलने भी नहीं दूंगा। तो सब होगी देखभाल कर। जब तक जिंदा रहेंगे नाम जपेंगे सभी तेरा। कहाँ गए थे तुम? सच पूछ रहे हो? तुमको खुशी होगी जानकर जो मुझे नहीं होती कभी। लेकिन तुम पूछते हो तो बताएंगे, जरूर बताएंगे। मगर तुम पूछ क्यों रहे हो? क्यों पूछ रहा हूं? लेकिन उससे होता क्या है? मना किया था इसे मैंने कि उस ओर न जाया करे। कल मैं लौट रहा था तो देखा वहीं खड़ी दूर एक टक जंगलों को दूर देख रही थी। लौटना चाहते हैं? हम नहीं चाहते। उस ओर से धकेले गए, इस ओर भी है कोई पहचानने वाला? ये हमें बेबाक मरवाएगी। और बटमारी अकेले के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। फिर साथ में ये बुढ़िया, उसकी लड़की और ये मेरे बाप के खूनी का बेटा। और मैं? तू बोझ नहीं है, पर इन सबों की आंखों में कहीं भी पानी है। हिस्से को छोड़कर संतरियों के पास जाओ या मंत्रियों के पास, नाम पते कोई पूछे कुछ, बताओ कुछ, कोई कुछ भी खाए पिए, लेकिन नाम पते बोलो मैं किसकी कसम खाऊं? यहां है कोई खुद के सिवा? जहां से तुम आए हो उसे छोड़कर, जहां रह रहे हो उसे काटकर, तुम बता सकते हो कहां से आए हो? माई बाप, कहां से आया हूं? कहां से आए हो तुम? क्या मैं लौट सकता हूं? ये जवाब नहीं है। ये वो नहीं है, ये है, वो ये नहीं है, वो है। मैं बताऊं तुम्हें, ठंड की वो रात पार्क देखा था तुमने, गुंबद और हरे बांस के जंगल। हाँ, याद आता है कुछ कुछ। तब मैं 8 साल का रहा होऊंगा। पूछूं, बूढ़े से पूछूं, शायद कुछ बता सके। मकारे को रास्ता बताओ। मकारे, अपने ही मुल्क में लौटने जीने बसने का रास्ता बताओ। मकारे, यहाँ हम कहीं नहीं है। मकारे को रास्ता बताओ। याद करो कुछ। मकारे बताओ, हमें बताओ। हमें बताओ। मकारे प्यारे बेटे, मैं अपने जीते जी ये लिखवा कर और जिसमें इसके बारे में लिखा है उसे साफ साफ जतलाकर आराम से मरना चाहता हूं कि मेरी कमाई हुई जो भी, जितनी भी, जहां भी जमीन जायदाद ठहरती है, उन सब के मालिक तुम हो। तुम चिरायु श्री मंगस, पिता नाम जो सबसे ऊपर लिखवाया गया है, अपने मुनीम से या जिसके दस्तखत सबसे नीचे है, ये वसीयतनामा खत अपने बेटे मंगस को करता है। मेरी कुल जमीन, कुल जायदाद, 3 बीघा आम के पेड़ इस पार और 6 बीघा मकाई के खेत उस पार, घर भी दोनों तरफ, एक नक्शे, एक बनावट का मकान मंगस के हवाले अपने आप हो जाता है। चूंकि मंगस मेरा प्यारा बेटा है, उसकी मां उसको मंगू कहती थी और मैं मंगा, बाद में मूंगा, और मैं क्या दे सकता हूं? ये सब चूंकि वो मेरा एक लोता है, उसका अपने आप हो जाता है। मेरी ख्वाहिश है और मेरी ख्वाहिश मंगा पूरी करेगा। मैं मरूं तो मेरे दोनों तरफ, सरहद के इस पार और उस पार, जैसे मैंने उसकी मां की यादगारी में पेड़ लगाए थे, यदि उसको अपने बूढ़े बाप से भी प्यार है तो करेगा। बस इतना ही। जैसे कि ऊपर लिखवाया जा चुका है, दुनिया में खूब आनंद से रहेगा मंगा, नाम रोशन करेगा मंगा। मंगा मंगू से प्यार तब जब मंगा बड़ा हो जाएगा। दुनिया बड़ी हो जाएगी, दुनिया बड़ी हो जाएगी। मकारे कुछ याद करो। मकारे, वो रास्ता बताओ। मकारे, अपने ही मुल्क में लौटने का रास्ता बताओ। मकारे, हंसो मत मकारे। ये चाचा है मेरा। कुछ रोज पहले तक मुझे जंग की कहानियां सुनाता था कि कैसे जब वो फैक्ट्री से लौट रहा था, चारों ओर बख्तरबंद गाड़ियां, गलियों में मशीन गनों की आवाजें। फिर उसने पलट कर देखा तो चारों ओर सन्नाटा। वो सड़क पर चलने वाला अकेला था, दम साध कर भागा और भागता हुआ रंगूटों की गिरफ्त में फंस गया। फिर उनमें से किसी ने इसकी उम्र पूछी। फिर किसी ने पूछा, तुम इस शहर, गली, कस्बे से वाकिफ हो? वो वाकिफ था। उसने गर्दन हिलाई। हाँ, मैं इस शहर के हर गली कूचे से वाकिफ हूं। रंगरूटों ने इसे अपने साथ ले लिया। फिर मोहल्ले के पते, लड़कियों वालों के घर के पते, उस रौ में इसने कब अपने ही घर, भाई, कबीलों के भी ठिकाने बता दिए, इसे कुछ भी याद नहीं। सब भूले गए।
बहनें गई, माँ गई, भाई गए, बाप तो पहले ही मारा जा चुका था जमीन पर आम के पेड़ लगाने की वजह से। आज भी मुझे लगता है कि वे पकते तो मीठे होते। जाने कहां कहां ढोता रहा मुझे ये, सिर्फ अपने लिए जिंदा रहा ये। कुछ भी इससे पूछो तो इसे याद नहीं है। आंखें फैली सी, फटी सी रह जाती हैं। शुरू में इसने मेरी बड़ी पिटाई की थी, इसलिए मैं अब इसे पीटना चाहता हूं, लेकिन इसकी हालत, मैं इसे पीट नहीं सकता। मैं इसे क्या हुआ? समझ में आना हो तो आए। तुमने क्या देखा? क्या कर रही थी वो? और बुढ़िया मर गई? चलो अच्छा हुआ, फिर ये जंगल का इलाका है, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कौन है, क्या है, कैसे मरी। बच्चा होने वाला है। क्या भागते हो? बुढ़िया नहीं हो सकती। लड़की है लड़की, और बस होने ही वाला है बच्चा। फिर तकलीफ, दर्द कुछ कहती है? अचरज है मुझे, हुआ कैसे? या संतरी या रंगरूट? कौन? सच कहूं और क्या झूठ? ना तो तुम्हारी बदौलत हम यहाँ चुपचाप आराम से रह रहे हैं, और ना ऐसा है कि उन संतरियों को खबर नहीं है। वो सब तो ये है जिसकी बदौलत हम यहाँ टिके हुए हैं, चोरी बंटवारी करके खा पी लेते हैं। और क्या मैंने कुछ नहीं किया? जहां तक चुपचाप आराम से रहने का ताल्लुक है, दोनों तरफ की संतरियों से जान पहचान है इसकी। उन सभी की भूख मिटाकर इसने हमें रहने खाने की जिंदगी दी है। बकते हो। और ये जो अभी होने वाला है, किसकी है वो लड़की? किसकी है वो बुढ़िया? सबको ढोते रहो, खींचते रहो, फिर इतने दिनों का खतरा? संतरी आएंगे, आते रहेंगे, हमें संभलना होगा। वो भी तब तक जब तक वह है, छिप कर रहना होगा। और फिर बदले में मिलता भी क्या है? सिर दर्द। जान से उड़ाए जाने के डर के बदले अपने आप से भीतर ही भीतर रेशम की तरह बुनी हुई हिफाजत। हम बच्चे को लेकर फंसे रहेंगे, वो भी तब तक जब तक हम यहाँ हैं। मैं कहीं नहीं रहना चाहता, कहीं भी नहीं। मना किया था इसे कि उस ओर ना आया जाए कहीं। भेड़िए की तरह तीखी होती है उनकी नजर, चाहे इस ओर का संतरी हो या इस ओर का, लंबा स्तूप लगाए देखता रहता है। और जहां तक इस लड़की का सवाल है, ये इस जंगल में और क्या हो सकती है? सोचते हुए जिनके पास जगह होती है, टिकने की जमीन, यहाँ मेरे पास वो सब नहीं है। उस बच्चे को हम मार देंगे। यही होगा। बच्चे पाक साफ होते हैं। तुम्हारा तो नहीं है। मैं तो बोल, खुद जाकर देख लो। बनता है साला। चलो। सवाल जवाब हो रहा है। ये सुनी तुमने? उस और के संतरी ने इस और के संतरी को गालियां दी। ये मैंने कहां सुनी? बैरक में, जहां लोग छाटे जा रहे थे। एक तरफ से लगातार 8 बार गोली दगने का मतलब था कि इस मुल्क के संतरी से कहना कि तुम कमीने हो। और अगर दोनों ओर से चल रही हो तो खून से पहले गालियां, जितनी भी बुरी हो सकती हैं। तुम्हें याद है वो लंबी नाकों वाला संतरी? उसने अपने सामने के बॉर्डर के संतरी को 18 बार हवा में गोलियां छोड़कर क्या कहा था? कि तुम कटे के बच्चे हो और तुम्हारी मां है शेर के पंजे में फंसा हुआ मांस का लौदा। इस पर दोनों ओर से लगातार 7 दिनों तक दगती रही। याद आया? अगर मैं कहूं कि वो बच्चा मेरा है तो क्या वो दोनों मुझे बख्शेंगे? नहीं, जान से मार डालेंगे। लेकिन असल में मेरा नहीं है। अभी मैं गया था अंदर तो वो कहती है कि बच्चे को वो पालेगी, फिर रोने लगी, उसके बाद बेहोश। बुढ़िया बहुत करती है, वही सेवा टहल, अदरक पिला रही थी, कहती है गर्म होगी। और बच्चे को खिलाना क्या पड़ता है, उसके लिए तो दूध ही काफी होगा। मकारे तुम तो कह सकते हो उन दोनों से कि बच्चे को वो ना मारे, अगर उसकी मां चाहती है तो वो रख सकती है। मकारे हो गया काम?
मैंने पूछा हो गया कौन? मरा हुआ निकला, मुश्किल से चूहे के बराबर। मरा हुआ ना होता तो उसके लिए भी हम मौत ही थे। नीचे चटाई थी, हम पहुंचे कि रोने लगी। मरे हुए बच्चे को उसने अपने सिरहाने के करीब रखा था। घिन आती है मुझे, इससे घिन आती है। हम क्यों गए अंदर? क्यों गए अंदर? क्या देखकर लौटे हैं? आदमी के बच्चे की तरह कुछ भी नहीं था इससे, उसमें कुछ भी नहीं, मुश्किल से चूहे के बराबर। हम उसे यूं ही अंधेरे में फेंक कर चले आए, और कर भी क्या सकते थे। अब मेरी ज्यादा दिन यहां रहने की इच्छा नहीं रही, और मुझमें तो अपने मुल्क लौटने की भी हिम्मत नहीं बची है। रोज हंस हंस कर बातें करने वाला राइफल संतरी घसीट कर लाकर बॉर्डर में छोड़ देता है, पर इस बात की क्या गारंटी है कि वो जान से नहीं मारेगा। और मैं तो वैसे भी जासूसी करने के चक्कर में बुरी तरह। एक बार मैं गया था मछली मारने, अभी बंसी पात कर बैठा ही था कि किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया। गले तक काले कंटों की तरह कुछ फंसा हुआ था। काले पट्टे से बधी मैंने अपनी आंखें भीतर ही भीतर खोल कर देखी तो पता चला कि मैं पकड़ा गया हूं। तो मजबूत हाथों से किसी ने मेरी दोनों मुश्तें बांध रखी थी। मैं भीतर ही भीतर चिल्लाता रहा, बेकसूर, बेकसूर, बेकसूर। और मुझे खंदक में फेंके जाने वाले लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। मेरे साथ साथ वो साहूकार जिसका मैं कर्जदार था, खंदक में फेंके जाने वाली फहरिस्त में शामिल था। जितना दुखी मैं खुद के नाम को देखकर हुआ, उतना ही सुख मुझे उसके नाम को देखकर मिला। सुख और दुख तुम्हें तो दोनों बराबर बराबर के हिस्से में मिले। सुख दुख किसी ने दोनों के बराबर बराबर होने को ही जिंदगी माना है। पता नहीं होगा उसे, वो उसकी धूप पर घूमने वाला होगा। गजब तो तब हुआ जब मैं भाग निकला और वो साहूकार मारा गया। वो साहूकार जिसका मैं कर्जदार था। सचमुच खंडक में फेंका गया, और अब मुझे वो ज्यादा सुखी लग रहा है। जल्दी चला गया, खंडक में कहीं भी मौत। ये सब दूर के ढोल हैं, सुहावने लगते हैं। इस मुल्क में आदमी को आदमी नहीं समझते। हाथ में ताकत, सत्ता की, मत की, अधिकार की ताकत, और क्या है इन शक्तियों के पास? बंदूक। फिर मैं कोशिश में हूं किसी एक को अपना दोस्त बनाऊं, और मौका मिलते ही उसे ढूंढ डालूं और कब्जा कर लूं उसकी राइफल पर। फिर जब तक ना मिले रहने को घर, खाने को अन्न, एकदम आजाद तरीके से हमेशा अपने पास रखूं भरी हुई राइफल। तुम्हें तारे दिखते हैं? हाँ। तुम उन्हें तोड़ सकते हो? नहीं। तो छीन किस सकते हो? क्या? राइफल। एक बार मौका तो मिले, तभी तो पता चलेगा। अभी यही हो, एक काम करो, उस तरफ सीधे दौड़ जाओ। वहां जाओगे, थोड़ी दूर पर तुम्हें झाड़ियां मिलेंगी। फिर उसके बाद टीला बनता है। उस टीले पे खड़े होकर देखना, दोनों चेक पोस्ट पे तैनात चलाएंगे, और उनके कद से भी बड़ी उनकी राइफल। इतनी बड़ी कि लगे राइफल चल रही है। बस झपट पड़ो और ढूंढ डाला जाऊं तुरंत। आगे बढ़ेगा, आगे बढ़। जवान पीछे हटेगा, पीछे हट। जवान ढूंढने में देर नहीं करते। राइफल कमाल। होशियार भी होते हैं, जवान जूता हमारी तरह नहीं। जूता मार। जंगली जानवरों को मारे, शिकार करें। चलेगा। आदमी ढूंढते हैं वो मुस्तैदी से। निशाना कहीं होता है, घोड़ा कहीं दबता है, और धान कहीं होता है। ये कौन लोग हैं? कहीं कवायद के बहाने ढूंढ तो नहीं रहे हैं? ये भी मतलब कवायद भी नहीं करते। करते भी हो और मतलब भी निकले, उससे अच्छी बात क्या है? गोली से उड़ाना ही कवायद है। हमें ये जगह छोड़ देनी चाहिए, अभी तुरंत। तुम्हारे पास मौका, जब झपट पड़ो, छीन लो उसकी ताकत। यानी राइफल। इस तरह की मौत की चाह रहती ना तो कब की आ गई होती। फिर इस धुआं झोपड़पट्टी में जो समय बिता रहे हो, बिता पाते? हिम्मत इतनी थी कि अपने रहने की जगह ढूंढ सको,
और तुम्हारे भीतर तो इतनी हिम्मत होती तो तुम्हारी ही आंखों के सामने। न जाने उस समय क्या हो गया था। हाथ पांव सारा शरीर पत्थर, दिमाग तक सिर्फ आंखें खुली थी। पेड़ से सटा एकदम बेसुध हो गया था मैं। माँ तो वहीं मारी गई। 9 साल की लड़की दौड़ी कि थोड़ी दूर पर ढेर हो गई और औरत उसे वो लोग घसीटते हुए ले गए। फिर उसकी आंखें निकाल ली गई होगी। उन लोगों ने खून पिया होगा। आंखें निकालने का धंधा करते थे वो लोग संगीन से। फिर बस करो, यही बंद करो। नहीं, उसने देखा ही नहीं होगा। किसे? उन लोगों को। पहले उसकी आंखें निकाल ली गई होंगी। तकदीर वाली थी कि खूंखार चेहरों को एक ही बार देखा होता। आंखें निकालते समय तो देख ही लिया होगा। ये भी मेरा ख्याल है, क्योंकि मैं ये इसमें चाहने ना चाहने की बात कहाँ है। और ये सब तो आदमी के अपनापे पर टिका है कि वो अपनी औरत को गैर के साथ नहीं देख सकता। मैं बोलना मैं हट नहीं रहा हूँ, हिचक नहीं रहा कहने में, लेकिन मुझे एक वक्त तो चाहिए, काफी लंबा वक्त। मुझे अफसोस है कि उसकी आंखें निकाल ली होगी और अरज भी है कि एक बार एक वो बेहोश हो गई होगी। फिर सिपाही आए, प्यादे आए, मरे हुए शरीर पर फूल डाले, लकड़ियां या मिट्टी, यही जंगल का सारा बोझ असर किस पर पड़ रहा है? लेकिन वो तो जिंदा थी, आंखें भी दुरुस्त थी। एक सराय में झुंड के झुंड लोग थे। तब रोटी बैरकों से आती थी और चना अस्तबल से। घोड़ों के जबड़ों से कुचले चने। काम था बोलना नहीं, एक लफ्ज भी नहीं। मुंह से आवाज निकली कि खाना बंद, पेशाब करने पर पिटाई। उस औरत का चेहरा साफ याद है मुझे। गेहूं रंग की खूब भरी पूरी देह रही होगी। बुढ़ापे में थी, लेकिन तब भी पागलों सी बड़बड़ाती कि उसकी पुतोहू की हालत की जिम्मेदार उसकी आंखें थी जो कुदरत ने उसे दी। वही जानलेवा थी, इसीलिए उसे भरोसा नहीं था उस पर। एक रोज अंधेरे में पता चला कि बैरक के सिपाहियों ने उसे पीटा बुरी तरह। फिर क्या हुआ होगा कोई नहीं जानता। हाँ, 3-4 रोज बाद कुछ लाशें वो जला रहे थे। हवा में चिराए गंध थी, आती थी। मेरा ताल्लुक सिर्फ आंखों से है, जो उन लोगों ने निकाल दी होगी। नहीं, इसीलिए तो वो लेकर गए थे। हाँ, आंखों के लिए। क्या मतलब? अरे उसकी आंखों के सामने सब कुछ। क्या कुछ? क्या कुछ? कहो गया। सच बोलने का तूने अपने आप से ही सोच रखा है। वो अंधी थी, रही होगी। कसूर किसका है? और तू अपने पैदा करने वाले से पूछ कि हरामजादे पैदा क्यों करते हैं? इसी सच के लिए क्यों गर्दन में कफन लटकाए मैं भीख मांगू, तेरा पेट चलाऊं? और ये तेरी आंखें जो सिर्फ देखने का काम करती, कुछ कर नहीं सकती। क्यों? और ये भेड़ों के मल है, भौं के नीचे तक गिरे हुए। सच सच। और तू पहला और सबसे आखिरी आदमी है जो जानता है तेरे बारे में सब कुछ। ये सब कई दिनों से चल रहा है, जैसे तू, तेरी आंखें और मैं। रुक जा मुझसे, रुक जा। छोड़ मुझे, हटा, हट, छोड़, रुक जा मुझसे, हट, रुक जा।
तकदीर और होशियारी दोनों पाइए तो मैं तो एकदम धंस गया था पेड़ में। अगर वहां वो पेड़ ना होता मैं तो मारा जाता, बेहिचक मौत। ये पता नहीं, वो चिल्लाया तो मैं चौंक गया। मैं पहुंचा तो दूर बड़ी नाव खड़ी थी नहर के किनारे, और वो वहीं पर लेटा हुआ था चित लहूलुहान। लहू उसकी गर्दन पर लगा था। कुल मिलाकर 4 बार। मारना मुझे चाहता था, मैं झाड़ियों के बीच में छिप गया। मुझे लगा यही है, यही बिस्से शायद पेड़ की ओट में छिप गया है। ये देख, कोई कह नहीं सकता कि मैं संतरी नहीं हूं। ये सब उसी के थे, लेकिन अब हमारे। कोई आया था बीच में। तकदीर है, तकदीर। मैं बच गया, लेकिन ऐसा गुस्सा मुझ पर, डर लगता है मुझे वो सब याद मत दिलाओ इससे। किसकी आंख, किसके हाथ, किसकी पांव, किसकी छातियां। जिक्र जब हथियारों का हो और मौके बेमौके सब उनके इशारे पर हो, तो किसी का क्या बचे। हथियार का ख्याल तक हत्या है। नहीं, मुझे माफ करो। मुझे अफसोस है कि दोनों ओर से तू बच गया और बेचाहा आदमी मारा गया। मैं तुमसे डरता हूं। जैसे नहीं, रुको, जैसे मानो एक धक्का लगा हो। मैं सुध-बुध खो बैठा था। जैसे तुम्हारी मौत ना हुई हो तो तुम बेमतलब कुछ भी बकते रहो। मुझे जिल्लतें उठानी पड़ेंगी जो अभी भी उठा रहा हूं। बीवी का मारा जाना, घसीटा जाना मैंने अपनी खुली आंखों, और अगर इन वक्त पर वो खड़ा ना होता, तुम छिपे ना होते, मुझे पता नहीं होता बिस्से नहीं कोई गैर है तो मैं उसे कभी नहीं मारता, कभी नहीं। सब कुछ वहीं से होता है बिस्से। कैसे जहर मुझे दांत थे, लेकिन चलो खींच निकल गई किसी तरह से। एक बार ही पूरा पीठ में धंस गई थी अंदर। वो अल्लाह कर गिरा, मैंने खींचा, फिर गर्दन पर छाती पर झपटा। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा, लगा बिस्से नहीं, बिस्से नहीं। फिर एक बार और चारों तरफ खून फैल चुका था तब तक। फिर वो अपनी बगल में राइफल पर गिरा हुआ, खून नलूदा राइफल। नहर के दूसरी ओर रोशनी हिल रही थी, मानो बुलाने का इशारा। मरने वाला फौजी था। मैं घबरा गया, मैं धुन में पलटा, उठा और भागता रहा, सामने टकराया। चोट लगी थी, हाथ पांव खून से भरे हुए, पैर के नाखून टूट गए थे मेरे। सामने गड्ढा था, पता नहीं काय से टकराया, पेड़ से, पत्थर से। मैं भागा, दम साध के भागता रहा, बेदम, दम मारने की फुर्सत नहीं थी। लगा पीठ में कोई नश्तरे चुभोएगा, मैं भागता रहा इससे। ये पता नहीं, वो तो मर चुका था। मैं पहुंचा कि बिस्से पेड़ से सटा हुआ खड़ा था। मुझे देखते ही रो पड़ा। फिर कपड़े, असबाब, और कर भी क्या सकते थे। बटमारी में हमें इतना भी न मिलता। 10 दिन तक हमें कहीं भी निकलने की जरूरत नहीं। एक दिन चुपके से रात में, जिस ओर संतरी नहीं होते, मशीन गनों की आवाजें नहीं होती, भाग चलेंगे, ठीक है। लड़की है अंदर, और बुढ़िया। कोई आया था, संतरी, पकड़ वाला। सुना है दोनों तरफ के संतरियों में खूब मेलजोल है। चेक पोस्ट पर दोनों एक साथ खूब दूर तक सिगरेटें लगाते हैं और आते भी हैं एक साथ। मैं आज उसे कपड़े दूंगा, गरम कपड़े, खुश हो जाएगी। नहीं होने का सवाल ही कहां है। साफ सुथरी दिखाई देती है, बड़े घर की होगी, खाते पीते घर की। और बुढ़िया को भी कंबल दे दूंगा, आग जलाने से ही छुट्टी मिलेगी। मैं देखता हूं इन गट्ठरों में खाने पीने की भी चीजें हैं, जरूरी शराब। शराब की बोतलें भी हैं। बहुत दिनों बाद सब मिला है एक साथ।
इफ्तियार का ख्याल ही खून खराबा है उससे। और मेरे पास ख्याल भी है, उसको अंजाम देने के लिए गुप्ती भी है थी, लेकिन अफसोस तू मरता तो मुझे बहुत दुख होता। और बेगुला मेहमान, उनकी मंशा जानते हुए भी, उसकी खुली आंखें और संतरियों की मंशा जानते हुए भी मैं सच जानता हूँ, लेकिन सुनना नहीं चाहता, क्योंकि अपने से भी मैं लगातार यही सब सुनते आ रहा हूँ। और तुम्हें मालूम क्यों गर्दन में कफन लटका के घूमता रहता हूँ? मुझे मेरी माँ की याद आती है, जो मरी होगी या मार दी गई होगी घसीट घसीट कर। कफन उसके लिए भी तो मैं ही लाता ना। मैं क्या चाहता हूँ तुम जानते हो? एक सुकून जो कहीं नहीं, अब कहीं नहीं। मैं मानता हूं कि उसकी आंखें निकाल ली होगी, फिर एक बार एक और वो अंधी हो गई होगी, लेकिन और मेरी 9 साल की बेटी, उसके नाक नक्शे उससे, फिर मुझसे कहां तक मिलते जुलते थे। सब सपना रहा होगा उससे, जैसे गहरी रात के सपने हो, गहरी रात के। अब तो लगता है कि हर दिन, हर पल जन्म है मेरा या कि मौत है। फिर मैं जिंदा क्यों हूं इससे? मैं जिंदा क्यों हूं? खूब कपड़े हाथ लगे, गरम ठंडे अच्छे कपड़े, इनमें से तुम्हें जो पसंद हो ले लो। अभी तो तुम्हें जरूरत भी होगी, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? क्या मूर्ति? तो इसमें हर्ज क्या है? और मैं तो तुम्हारी ओर से पहला ऐसा आदमी हूं जिसने इस बात की इजाजत मांगी, नहीं तो लोग तो वो भी पूछना जरूरी नहीं समझते। जिसके लिए सबने मेरी दुर्गत कर रखी है, अलग कर दूं तो? हो नहीं सकता। अगर हो जाए? बेमौत मरोगी। जिंदा कब रही? एक बार और उसको लौट जाऊं इससे, यही मंशा है। और अब तो लगता है कि हर दिन, हर पल जन्म है या मौत है। फिर ऐसा लगता है कि वो बुला रही होगी मुझसे। वो मर गई होगी मुझसे, वो मर गई होगी। हाँ मर गई होगी। संतरी ने उसके मरने के बाद ही कुछ किया होगा। हाँ किया होगा। उसकी आंखें निकाल ली गई होगी। हाँ। नहीं, वो उन्हें देखते ही बेहोश हो गई होगी। संतरी बिस्से वो मर गई होगी। नहीं, ठीक नहीं। क्या कहाँ ले गए उसे बिस्से को? उस दिन कोई त्योहार रहा होगा, कपड़े लत्ते भी खूबसूरत। कहाँ ले गए उसे बिस्से? कहाँ ले गए? तुम्हें पता है? तुम्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं। अब तुम उन बातों को दोहराओ, नहीं समझे? सच को सच की तरह देखना भी झूठ है वैसे, क्योंकि मेरे लिए मैं या तुम या वो
रोशनी, कोई गया था अंदर। चुप! दरिंदा का बच्चा चुप! वरना हथियारों से तुम्हारे दरिंदे पापा को डर लगेगा, जिसने तुम्हें चूहे के बराबर समझकर फेंक दिया। इतनी जोर से चिल्ला कि तुम्हारे उन बापों के हथियारों का गुमान टूट जाए। रो मेरे बच्चे, रो! अपने काले लहू के साथ रो। रोते रोते अपनी आंखों के प्याले को उलट दे, जो आदमियों को अलग थलग करती है। फिर एक लंबा अरसा बीतेगा, तब ओ मेरे भोले बेटे, एक दिन ऐसा आएगा जब उन खूनी भेड़ियों के ढूंढने पर भी तुम उन्हें कहीं नहीं मिलोगे, कहीं नहीं। रो मेरे बच्चे, रो! रो मेरे बच्चे, रो! रो मेरे बच्चे, रो! लॉकडाउन में आप सबका आने का आभार व्यक्त करता हूँ। कन्हैया जी और विनोद जी, मैनुअल, सुधीर जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ प्रेम गुप्ता जी और वैशाली जी का, जिनने मुझे ये मंच दिया इस टाइम पे जहाँ की लॉकडाउन में कोई करने में तैयार नहीं था। उन्होंने कहा नहीं तुम यहाँ करो, और प्रेशर देकर नहीं यहीं करो और हम साथ में तुम्हारे। तो मैं उसके लिए चाहता हूँ तारीफ हम लोग बजाएं। गुप्ता जी इधर बाहर निकल रहे होंगे, अब बाकी टीम के लोग आ जाए। आमिर, मुकेश, मोनिका, और हमारी टीम से और विशाल आचार्य हैं यहाँ पर, इन्हें पूरा तो ऐसे टाइम पे लॉकडाउन टाइम पे सब आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सुमुख मिश्रा संगीत संचालन, और पूरे टाइम हमारा जो साथ दिया इस
परिसर में दादा हाँ पूरा जो पूरा टाइम दिया था मैं दादा सुबह आ गया काम कर रहा था काम कर रहा पूरा टाइम उन्होंने मुझे इस पर वक्त दिया और एक सर हैं और रत्नेश भाई बाहर चले गए हैं तो उनने पूरे टाइम जब भी हम आए तो उन्होंने पूरा सपोर्ट किया सुबह भी शाम को भी क्योंकि हम लोग रिहर्सल सुबह करते हैं 7:30 बजे से 10 बजे तक और उसके बाद फिर शाम को भी लोग रिहर्सल कर लेते हैं तो इस समय कहा जाए कि सुबह सुबह उठना ठंडी के मौसम में मुश्किल होता है तब भी दादा उठ के और चले जाते हैं तो इनका धन्यवाद और आप सबका धन्यवाद आइए सब लोग आइए विनोद सर फोटो खींच ये डॉक्टर का भी मेरा तो पहला शो हाँ नहीं हाँ तो भोपाल भोपाल में भोपाल कोरोना काल आप थोड़ा थोड़ा आगे आइए। आया पीयू आया टिको आ जाओ आ जाओ आया अरे राम विनोद सर टूट गया रे बाबा रे अरे बाप रे आहा रे ये हीरू दादा है श्री हीरालाल चटर्जी सगम संस्था चटर्जी बंसी दादा जो पहला प्ले करा था एंटीगनी तब थे ये ठीक सर यहाँ देखिए। ओके सर।